नमस्कार, राम राम। स्वागत है आप सभी का अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म लक्ष्य रोजगार में। दोस्तों आज हम ज्योग्राफी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत की मिट्टियां यानी इंडियन सॉइल पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आइए जानते हैं मृदा कहा कैसे जाता है। जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी भूमि है या धरती है, तो इसकी जो सबसे ऊपरी परत होती है, जो जमीन की सबसे ऊपरी परत होती है, उसको क्या कहा जाता है? मृदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृदा कहा जाता है। आइए अब जानते हैं इस मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो इस मृदा का निर्माण चट्टानों के विखंडित होने से, वनस्पति व जीवों के सड़ने, गलने तथा अम्लीय पदार्थों से लाखों वर्षों की प्रक्रिया के बाद क्या होता है, याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, तभी आपको चीजें एकदम क्लियर होंगी। मृदा की डेफिनेशन बता रहा है कि मृदा का निर्माण वो कैसे होता है। चट्टानों के विखंडित होने से, वनस्पति व जीवों के सड़ने, गलने तथा अम्लीय पदार्थों से लाखों वर्षों की प्रक्रिया के बाद मृदा का निर्माण होता है। कब होता है? लाखों वर्षों की प्रक्रिया के बाद मृदा का निर्माण होता है। देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। कभी कभी एग्जामिनर पूछ देता है आपसे कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो मिट्टी के अध्ययन को मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी कहा जाता है। अच्छा, अब इस मिट्टी के अंदर जो खनिज हैं, लवण हैं, इन सब का पता लगाने के लिए क्या है, हमारे भारत में एक इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी ICAR की स्थापना की गई है, जिसे क्या कहा जाता है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ये क्या करता है? जो हमारी के अन्य जो स्टेट हैं, उनकी जो वहाँ की मिट्टियाँ होती हैं, उनको लेकर उस पर रिसर्च करती है कि इस मिट्टी में किस चीज़ की अधिकता है या किस खनिज पदार्थों की कमी है। अच्छा, इसकी स्थापना, ICAR की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 16 जुलाई 1929 को। देखिए, मृदा का निर्माण जो होता है वो कैसे होता है? जो चट्टानों इत्यादि के टूटने से, विखंडन से, और जो जैविक पदार्थ है उनके सड़ने गलने से होता है। तो उसमें क्या होता है, जो मिट्टी में 4 प्रकार के कण पाए जाते हैं। कितने कण पाए जाते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? मृत्तिका या चिकने कण। कौन से? मृत्तिका या चिकने कण। गाद, बालू और बजरी। कौन कौन से? मृत्तिका, गाद, बालू और बजरी। कणों के आधार पर इनका क्रम कुछ इस प्रकार होगा। मृत्तिका यानी कि मृत्तिका किसे कहा जाता है? जो जिसके कण बहुत ही बारीक होते हैं, बहुत ही छोटे कणों वालों को क्या कहते हैं? मृत्तिका कहा जाता है। उसके बाद गाद, फिर बालू, और जो सबसे बड़े कण होते हैं मिट्टी के, मृदा के जो सबसे बड़े कण होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? बजरी कहा जाता है। देखिए, जिस कण का आकार जितना छोटा होगा, उसकी पानी सोखने की क्षमता उतनी अधिक होगी। इसलिए सबसे ज्यादा पानी सोखने की क्षमता वो किसकी होती है? मृत्तिका की होती है। किसकी होती है? मृत्तिका की होती है। देखिए, अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप लोग याद रखना, ह्यूमस किसे कहा जाता है? ह्यूमस एग्जामिनर पूछता है कि मिट्टी का ही एक ये भाग होता है, ये मिट्टी में ही, मृदा में ही पाया जाता है ह्यूमस। तो ये ह्यूमस होता क्या है? देखिए, पेड़ पौधों, पत्तों और सूक्ष्म जीवों के अपघटन से, पेड़ पौधों, पत्तों और सूक्ष्म जीवों के अपघटन से जो कार्बनिक पदार्थ निर्मित होता है, उसे ही क्या कहा जाता है? उसे ही ह्यूमस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ह्यूमस कहा जाता है। अच्छा, ये होता कैसा है? यह गाढ़े भूरे रंग का कार्बनिक पदार्थ होता है। ये कैसे रंग का होता है? यह गाढ़े भूरे रंग का कार्बनिक पदार्थ होता है। देखिए, भारतीय जो मृदा है उसमें ह्यूमस बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ये अधिकतर कहाँ पाया जाता है? जो अपनी पर्वतीय मिट्टी होती है उसमें इसकी अधिकता होती है। देखिए, अलग अलग मृदाओं में ह्यूमस की मात्रा अलग अलग होती है। देखिए, जो मिट्टी है, मृदा है, वह 8 प्रकार की है। मुख्यतः कितने प्रकार की है जो भारत में मिट्टियां पाई जाती हैं? मुख्यतः 8 प्रकार की हैं। तो जो अलग अलग जो मिट्टियां होती हैं, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, तो इनमें क्या होता है? ह्यूमस की भी मात्रा अलग अलग होती है। अच्छा, इस ह्यूमस का काम क्या होता है? इसका काम होता है मिट्टी में नमी को बनाए रखने का काम करती है। क्या काम करती है? मिट्टी में नमी को बनाए रखने का काम। अब आप ये बताइए, जो मरुस्थलीय मिट्टी है उसमें ह्यूमस पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा, क्योंकि उसमें नमी नहीं होती है, वो तो रेत होती है, बालू होती है, तो उसमें ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है। देखिए, अब जो ICAR है उसने क्या किया है? भारत की मिट्टियों को 8 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में विभाजित किया है? 8 भागों में विभाजित किया है। देखिए, कौन कौन सी है वो 8 मिट्टियां? जलोढ़, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी,
शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी, लवड़ी या क्षारीय मिट्टी, और आपकी 8वीं है दलदली मिट्टी। क्लियर है? ये 8 प्रकार की मिट्टियां भारत में पाई जाती हैं। ये देखिए यहाँ पर मैप दिया गया है, इसमें आप डायग्राम की सहायता से समझ सकते हैं कि किस मिट्टी की अधिकता किस स्टेट में अधिक है। जैसे देखिए पर्वतीय मिट्टी है, ये तो अधिकतर कहाँ मिलेगी? जो पर्वतीय क्षेत्र है, जैसे आपका जम्मू कश्मीर हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, ये जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर इसकी अधिकता होती है। अब देखिए मरुस्थलीय मिट्टी है आपकी, ये कहाँ पाई जाएगी? ये पाई जाएगी आपकी राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब का जो भी इसका आसपास का इलाका है वहां पाई जाएगी। और ये देखिए जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी कहां पाई जाएगी? जलोढ़ मिट्टी देखिए आप, इसकी अधिकता कहां है? इसकी जो है गंगा यमुना का जो डेल्टाई भाग है वहां पर इसकी अधिकता है। आइए अब एक एक मिट्टी के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं, जिससे कि आपको चीजें अधिक से अधिक क्लियर हो जाएं। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि जब यह क्लास खत्म होगी तो जो मिट्टी है उससे संबंधित कोई भी प्रश्न परीक्षा में आपसे छूटेगा नहीं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी को। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, मिट्टी जो है अपने भारत की प्रमुख मिट्टियां कितनी हैं? भारत में जो मिट्टी हैं वो प्रमुखता कितनी है? 4 प्रकार की मिट्टी मुख्य हैं। कौन कौन सी? जलोढ़ मिट्टी, कौन कौन सी? देखिए सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। ये 4 प्रकार की मिट्टियां इनकी भारत में क्या है? अधिकता पाई जाती है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में। देखिए जलोढ़ मिट्टी, यह मिट्टी क्या है? यह मिट्टी मैदानी क्षेत्रों में नदियों द्वारा लाई जाती है। बहुत ही ध्यान से सुनिए, जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो क्या होती है? मैदानी क्षेत्रों में नदियों द्वारा लाई जाती है। क्लियर है? इसे क्या कहा जाता है? इसे दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। अच्छा अब ये देखिए, ये जलोढ़ मिट्टी अपने जो भारत के कितने भूभाग पर पाई जाती है? ये जो जलोढ़ मिट्टी है ये भारत के कितने भूभाग पर पाई जाती है? तो याद रखना ये कितने पे पाई जाती है? 43.4% भूभाग पर पाई जाती है। कितने परसेंट पर? 43.4% भूभाग पर पाई जाती है, यानी 15 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना? 15 लाख वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है। कितने में? 15 लाख वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है। अच्छा इस मिट्टी में क्या होता है? इसमें चूना, पोटाश और जैव पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। जो जलोढ़ मिट्टी होती है इसमें चूना, पोटाश और जैव पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। क्लियर है? लेकिन देखिए ये जो जलोढ़ मिट्टी होती है इसमें चूना, पोटाश और जैव पदार्थों की अधिकता, किसकी अधिकता है? चूना, पोटाश और जैव पदार्थों की अधिकता तथा फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। किसकी कमी पाई जाती है? फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। फिर से याद रखना कि जो जलोढ़ मिट्टी है यह भारत के 43.4% भूभाग पर पाई जाती है, यानी 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर पाई जाती है। इसमें चूना, पोटाश और जैव पदार्थों की अधिकता तथा फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। क्लियर है? देखिए भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी का जाल है, मतलब ये जो जलोढ़ मिट्टी है इसकी अधिकता सबसे ज्यादा है भारत में। इस मिट्टी में पोटाश एवं चूना की मात्रा अधिक होती है। तो मैंने अभी आपको बताया इसमें किसकी अधिकता होती है? इसमें चूना, पोटाश और जैव पदार्थों की अधिकता होती है। क्लियर है? और कमी किसकी होती है? इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। देखिए अब ये जो मिट्टी है ये कहाँ है? उत्तरी मैदान एवं तटीय मैदान जो है भारत का, उत्तरी एवं तटीय मैदान। देखिए भारत का जो उत्तरी एवं ये जो तटीय मैदान है इनमें क्या होता है? ये जलोढ़ मिट्टी के बने हैं। किसके बने हैं? जलोढ़ मिट्टी के। क्लियर है? देखिए ये कहाँ पाई जाती है? अधिकतर जो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाओं में, कौन से? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाओं में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस अच्छा देखो ये किस किस स्टेट में अधिक मिलेगी? तो आप मैप के हिसाब से भी देख सकते हैं कहाँ कहाँ मिलेगी। यह पंजाब, यूपी, बिहार, झारखंड हैं, ये सारे स्टेट से लेके आप ऐसे समझ लो ये पंजाब से लेके आपकी असम तक मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? पंजाब से लेके आपकी असम तक मिलेगी। क्लियर है? अब बीच में आप अपने ये सारे स्टेट देख लेना, पंजाब हुआ, यूपी हुआ है, इसके बाद ये बिहार हुआ, झारखंड हुआ। इस तरीके से आपको कहने का मतलब है ये पंजाब से लेके असम तक जो स्टेट पड़ते हैं उनमें पाई जाती है।
अच्छा, अब इसकी पहचान कैसे करेंगे कि ये जलोढ़ मिट्टी है? यह तो ये कैसी होती है, ये हल्की भूरी और राख जैसी होती है। ये कैसी होती है? हल्की भूरी या राख जैसी भूरी होती है। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, जो जलोढ़ मिट्टी होती है ये सबसे अधिक उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टी होती है कैसी होती है? सबसे अधिक उपजाऊ होती है। गेहूं की फसल के लिए इसे सर्वोत्तम माना गया है। गेहूं की फसल के लिए इसको क्या माना गया है? सबसे सर्वोत्तम माना गया है। अच्छा, जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? जलोढ़ मिट्टी भाई दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक होती है बांगर और एक होती है खादर। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको, उसमें थोड़े कंकड़ टाइप के आ जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको बांगर कहा जाता है। और जो नई नदियां, जो हर साल बाढ़ आने पर नदी अपने साथ जो मिट्टी लेकर आती है उसको क्या कहा जाता है? उसको खादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। देखिए, भांगर मिट्टी क्या है? वह जलोढ़ मिट्टी जो नदी के पुराने किनारे या ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। क्लियर है? वह जलोढ़ मिट्टी जो नदी के पुराने किनारे या ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, यह मिट्टी कैसी होती है? पुरानी और सख्त होती है। कैसी होती है? पुरानी और सख्त होती है। इसमें क्या होता है? इसमें छोटे छोटे पत्थर, छोटे छोटे पत्थर यानी कंकड़ टाइप के इसमें पत्थर होते हैं। और इसमें क्या होता है? चूने के टुकड़े पाए जाते हैं। क्लियर है? यह मिट्टी होती है, ये भी उपजाऊ होती है, ऐसा नहीं है ये उपजाऊ नहीं है, उपजाऊ ये भी है, लेकिन ये क्या है? थोड़ी कम उपजाऊ होती है। अब बात करते हैं खादर मिट्टी की। वह जलोढ़ मिट्टी जो नदी के बिल्कुल पास, वह जलोढ़ मिट्टी जो नदी के बिल्कुल पास या निचले इलाकों में पाई जाती है, या ऐसे कह सकते हैं, या जो नदियां हैं जिनमें हर साल बाढ़ आने पर अपने साथ जो नई मिट्टी लेकर आती हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे खादर मिट्टी कहते हैं। यह बहुत मुलायम होती है। ये कैसी होती है? खादर बहुत मुलायम होती है। जबकि भांगर कैसी होती है? ये कैसी होती है? यह मिट्टी पुरानी और सख्त होती है। देखिए, आपको यही अंतर याद रखने हैं। ये कैसी होती है? ये कैसी मिट्टी है? भांगर। ये कैसी होती है? थोड़ी कम उपजाऊ होती है। जबकि जो खादर मिट्टी है यह अधिक उपजाऊ होती है। क्लियर हो गया? जलोढ़ मिट्टी के बारे में बिल्कुल क्लियर है चीजें। आगे बढ़ें। अब बात करते हैं काली मिट्टी के बारे में। किसके बारे में? काली मिट्टी के बारे में। काली मिट्टी को देखो, काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। क्लियर है? बेसाल्ट चट्टाने तो आपको समझ में आ गया होगा, जो ज्वालामुखी उद्गार होते हैं उसमें जो लावा होता है, लावा में जो होने से, मैग्मा के जो ठंडा होने से जो चट्टाने बनती हैं, बेसाल्ट चट्टाने, उनके टूटने, अपरदन रगड़ने इत्यादि से जो मिट्टी होती है उसको काली मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काली मिट्टी। देखो इसे क्या क्या कहा जाता है? इसे रेगुर मिट्टी, लावा मिट्टी, क्या कहा इसे? रेगुर मिट्टी, लावा मिट्टी। अच्छा, यूपी में इसे क्या कहा जाता है? यूपी में इसे करेल कहा जाता है। क्लियर है? इसे यूपी में क्या कहा जाता है? करेल, करेल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसे रेगुर, काली कपासी, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे ट्रॉपिकल चेरनोजम मिट्टी कहा जाता है। कौन सी मिट्टी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे कौन सी मिट्टी कहा जाता है? इसे ट्रॉपिकल चेरनोजम मिट्टी कहा जाता है। अब आप कहेंगे सर, जो जलोढ़ मिट्टी थी वो तो भारत के 43.4% भूभाग पर फैली थी। अब ये काली मिट्टी कितने भूभाग पर फैली है? तो ये जो काली मिट्टी है यह कितने भूभाग पर पाई जाती है? 16.6%। कितने परसेंट? 16.6%, यानी 5.46 लाख स्क्वायर किलोमीटर। कितने? 5.46 लाख स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। अच्छा, ये मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? सर, ये इस मिट्टी की दिक्कत कहाँ होगी? तो ये जो मिट्टी होती है ये गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और दक्कन ट्रेप में पाई जाती है। अधिकतर कहाँ पाई जाती है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और दक्कन ट्रेप में पाई जाती है। इस मिट्टी में देखिए, इस मिट्टी में क्या होता है? इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, देखिए कौन कौन से? नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनकी कमी होती है। जबकि लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। किसकी अधिकता पाई जाती है? किसकी अधिकता पाई जाती है इसमें? तो इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम व मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। ठीक है। अच्छा, इस मिट्टी को एक नाम से और जानते हैं, बताइए किस नाम से जानते हैं? कमेंट करके बताइए आप लोग, किस मिट्टी, इस मिट्टी को किस नाम से और जानते हैं? देखो, इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। अब आपसे मैं ये पूछूं, ये बताओ कि इस मिट्टी का रंग काला क्यों होता है?
बताइए इस मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? तो आप बताएंगे सर टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट। क्या सर? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका रंग काला होता है। क्लियर है? याद रखना ये सारी जितने भी मैं फैक्ट्स बता रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर इन्हीं से प्रश्न बनाता है। तो आपको एक एक चीज बिल्कुल क्लियर समझते हुए चलना है। एक बार में अगर समझ में नहीं आएगा तो आप एक बार क्या कीजिएगा, वीडियो को दोबारा से प्ले करिए को, तो आप बिल्कुल पूरी तरीके से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो भारत में सबसे ज्यादा काली मिट्टी महाराष्ट्र में, दूसरे स्थान पर गुजरात में पाई जाती है। इसके साथ मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक एवं प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी पाई जाती है। अच्छा, ये जो काली मिट्टी है किसके उत्पादन के लिए? कपास के उत्पादन के लिए बहुत ही उत्तम मिट्टी माना जाता है इसे। किसके उत्पादन के लिए? कपास के उत्पादन के लिए इसको बहुत ही उत्तम माना जाता है। ऐसा नहीं इसमें और फसल नहीं है, इसमें मूंगफली, बाजरा, दाल, कपास, तंबाकू, सोयाबीन, चना तथा जितने भी मोटे अनाज हैं उनके लिए ये मिट्टी सर्वोत्तम होती है। किसके लिए? मोटे अनाजों के लिए मिट्टी सर्वोत्तम होती है। देखिए केरल में काली मिट्टी को साली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केरल में काली मिट्टी को साली कहा जाता है। दक्षिण भारत में काली मिट्टी को रेगुर कहा जाता है। उत्तर भारत में काली मिट्टी को केवाल कहा जाता है। अब एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन बना देगा। अब ये पूछेगा कि काली मिट्टी को केवाल कहाँ जाता है, कहाँ कहा जाता है? ऑप्शन दे देगा, यूपी में, पंजाब में, महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये चीजें, ये जितने भी मैं यहाँ पे लेके आया हूँ ये सारे फैक्ट्स हैं, आपको बस ध्यानपूर्वक इनको समझना है और याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं लाल मिट्टी पे। किस मिट्टी पे? लाल मिट्टी पे। देखिए यह लाल मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट चट्टान के टूटने से होता है। लाल मिट्टी का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? ग्रेनाइट चट्टान के टूटने से होता है। ग्रेनाइट चट्टान क्या है? ग्रेनाइट चट्टान है वो आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। क्या है ग्रेनाइट चट्टान? है आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। अब मैं इसमें आपको चट्टानों के बारे में इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहां अगर मैं आपको चट्टानों के बारे में बताने लगूंगा तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। देखिए अब आप कहेंगे सर ये जो लाल मिट्टी है यह कितने भूभाग पर पाई जाती है? तो ये 18.6% भूभाग पर पाई जाती है। कितने परसेंट भूभाग पर पाई जाती है? 18.6% या 6.1 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। कितने भूभाग पर? 18.6% भूभाग या 6.1 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। ये मिट्टी जो होती है यह कम उपजाऊ होती है। कैसी होती है? यह कम उपजाऊ होती है। अच्छा, आप कहेंगे सर आप इसका रंग लाल क्यों होता है? अब आप लोग पूछेंगे सर ये बताइए इसका रंग लाल क्यों होता है? तो देखो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, किसकी उपस्थिति के कारण? फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। क्लियर है? देखो इसमें लोहा, चूना तथा एल्युमिनियम की अधिकता है। इसमें क्या होता है? लोहा, चूना तथा एल्युमिनियम की अधिकता होती है, जबकि नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। अच्छा, इसमें कौन कौन सी फसल की जाती हैं? तो इसमें जो मुख्य फसलें हैं वो गेहूं, दाल, तंबाकू, ज्वार, बाजरा, तिलहन, आलू, ये सारी फसलें इसमें की जाती हैं। क्लियर है? लाल मिट्टी के नीचे खनिज मिलने की संभावना अधिक होती है। क्लियर है? याद रखना ये लाल मिट्टी है भारत में सबसे अधिक तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। इसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा में पाई जाती है। लाल मिट्टी में मोटे अनाज उगाए जाते हैं। अभी मैंने आपको बताए थे कौन कौन से उगाए जाते हैं? गेहूं, दाल, तंबाकू, ज्वार, बाजरा, तिलहन, आलू, ये सारी चीजें इसमें उगाई जाती हैं। अब बात करते हैं लेटेराइट मिट्टी के बारे में। किसके बारे में? लेटेराइट मिट्टी के बारे में। तो जो लेटेराइट मिट्टी होती है उसका निर्माण किससे होता है? उसका निर्माण लेटेराइट चट्टानों के टूट फूट से होता है। देखिए लेटेराइट मिट्टी, देखिए कितना सिंपल है। जो लेटेराइट मिट्टी है उसका निर्माण किससे होता है? उसका निर्माण लेटेराइट चट्टानों के टूट फूट से होता है। ये कैसी होती है? ये अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक गर्मी वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती हैं? अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक गर्मी वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। और देखिए लेटराइट मिट्टी भी लाल रंग की होती है और उसमें आयरन और सिलिका अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए ये जो लेटराइट मिट्टी है ये कितने भूभाग पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है 3.7% भूभाग पर। कितनी? 3.7% भूभाग या 1.26 लाख स्क्वायर किलोमीटर के भूभाग पर पाई जाती है। ये देखिए ये लेटेराइट मिट्टी जो है वो खेती के लिए उपयुक्त नहीं है।
क्यों किस लिए उपयुक्त नहीं है? वो खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। इसको खेती के लिए उपयुक्त बनाया जा सकता है, लेकिन उसमें कुछ खाद इत्यादि आपको डालकर ही कुछ फसलें आप उगा सकते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें फास्फोरस, कैल्शियम, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की कमी होती है। इसमें किसकी कमी होती है? फास्फोरस, कैल्शियम, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की कमी तथा लौह ऑक्साइड और पोटास की अधिकता होती है। किसकी? लौह ऑक्साइड और पोटास की अधिकता होती है। ठीक है। इसमें कौन कौन सी फसल कर सकते हैं? इसमें काजू, चाय, कॉफी और रबड़ पैदा होती है। इसमें क्या होता है? काजू, चाय, कॉफी और रबड़ पैदा होती है। लेटराइट मिट्टी जो है भारत में सबसे अधिक केरल में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? सबसे अधिक केरल में पाई जाती है। इसके अलावा असम, कर्नाटक एवं तमिलनाडु में भी पाई जाती है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था लेटराइट मिट्टी से क्या पैदा करते हैं, कौन कौन सी फसल, चाय, कॉफी, काजू और रबड़ इत्यादि पैदा की जाती है। क्लियर है? आगे बढ़ें। आइए अब बात करते हैं पांचवी बहुत ही महत्वपूर्ण मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी के बारे में। कौन सी मिट्टी? पर्वतीय मिट्टी। इसे किस नाम से भी जाना जाता है? इसे वनीय मिट्टी भी कहा जाता है। कौन सी मिट्टी? वनीय मिट्टी भी कहा जाता है। तो ये कितने परसेंट भूभाग पर है? तो ये 2.8% भूभाग पर है। कितने परसेंट भूभाग पर है? 2.8% भूभाग पर, यानी 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इस तरीके से समझिए, ये जो पर्वतीय मिट्टी है कहां से फैली है? ये देखिए, कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक। कहां से? कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। क्लियर है? इस मिट्टी में क्या होता है? इस मिट्टी में ह्यूमस की अधिकता, किसकी अधिकता होती है? ह्यूमस यानी नमी की अधिकता तथा पोटास, फास्फोरस और चूना की कमी पाई जाती है। क्लियर है? हिमालय पर्वत पर सबसे ज्यादा पर्वतीय मिट्टी है। वो तो आपको पता ही है, सारे पर्वत वहीं हैं, तो पर्वतीय मिट्टी की अधिकता भी वहीं पे होगी। पर्वतीय मिट्टी का विस्तार ठंडे प्रदेशों में देखने को मिलता है, जैसे सिक्किम, अरुणाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अभी मैंने आपको बताया था, मैप पे भी इस तरीके से दिखाया गया। ये देख लीजिए कि जो कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इस मिट्टी को पाया जाता है। पर्वतीय मिट्टी में सेब, चाय इत्यादि फसल उगाए जाते हैं। कौन कौन से फसल? सेब, चाय, नाशपाती इत्यादि उगाई जाती है। इन पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी खेती की जाती है? झूम खेती। जो सीढ़ी नुमा खेती आपने कभी देखा होगा, कभी मैप इत्यादि में या किसी बुक में आपने डायग्राम देखा होगा, जो झूम खेती होती है वो कैसी है? पहाड़ी को जो नीचे समतल कर करके थोड़ा काट काट के सीढ़ी नुमा जो खेती की जाती है उसे झूम खेती कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं छठी बहुत ही महत्वपूर्ण दलदली मिट्टी के बारे में। कौन सी मिट्टी? दलदली मिट्टी के बारे में। इसे और क्या कहा जाता है? पीट मिट्टी या दलदली मिट्टी भी कहते हैं। ये कहाँ पाई जाती है? जहां वर्षा ज्यादा होती है। दलदली मिट्टी अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी वर्षा की जहां अधिकता होगी वही तो दलदली मिट्टी पाई जाएगी। अब राजस्थान में तो पाई नहीं जाएगी ये। देखो, दलदली मिट्टी को जैविक मिट्टी भी कहा जाता है। कौन सी मिट्टी कहा जाता है? दलदली मिट्टी को जैविक मिट्टी भी कहा जाता है। दलदली मिट्टी में लवण की मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा अधिक होती है? लवण की मात्रा अधिक होती है। देखा, इसका रंग कैसा होता है? ये काले रंग की होती है। दलदली जो मिट्टी है ये कैसे रंग की होती है? काले रंग की होती है। और उसमें ह्यूमस की अधिकता होगी। भाई, दलदली मिट्टी है तो उसमें नॉर्मल सी बात है, जाहिर है कि उसमें नमी होगी, तो ह्यूमस की क्या होगी? अधिकता होगी। तथा फास्फेट और पोटास की कमी होती है। इसमें क्या होता है? फास्फेट और पोटास की कमी होती है। अच्छा, ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? दलदली मिट्टी ये पश्चिम बंगाल के तटीय भागों तथा उड़ीसा, तमिलनाडु में पाई जाती है। ये देखिए, ये कहाँ पाई जाती है? ये इस प्रकार डायग्राम में आप देखिए, वेस्ट बंगाल के तटीय भागों में, वेस्ट बंगाल के तटीय भागों तथा उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, ये देखिए, ये सारे डायग्राम में यही बता रहा है कि नहीं? यहां पर पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में। कौन सी मिट्टी? मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। जिस प्रकार दलदली मिट्टी क्या होती है? अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, उसी प्रकार जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है वो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी क्या होती है? बहुत कम उपजाऊ होती है और यह तिलहन के उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसके अलावा ज्वार, बाजरा, रागी की खेती की जाती है। क्लियर है? अब देखिए, जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है यह 1.42 लाख
वर्ग किलोमीटर में, कितनी, 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। और ये कहाँ पाई जाती है? ये राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ का रण, हरियाणा, पंजाब के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। ये जो दक्षिणी हिस्सा है हरियाणा पंजाब का, यहाँ पर भी पाई जाती है। बाकी राजस्थान, ये कच्छ का रण, सौराष्ट्र, इनमें पाई जाती है। इसमें क्या होता है? ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी होती है। भाई जाहिर सी बात है, मरुस्थलीय मिट्टी है तो धूप होगी, बालूनुमा होगी, तो उसमें ह्यूमस की कमी और नाइट्रोजन की कमी होती है। और किसकी अधिकता होती है? साल्ट और फास्फेट की अधिकता होती है। यहाँ पर किसकी जो फसल उगाते हैं? ज्वार, बाजरा, मक्का, सरसों इत्यादि फसलें की जाती हैं। अब बात कर लेते हैं अच्छा, आखिरी जो हमारी लास्ट जो मिट्टी है वो है लवड़ी मिट्टी है। तो आइए जानते हैं लवड़ी मिट्टी के बारे में। किस मिट्टी के बारे में? लवड़ी मिट्टी के बारे में। इसे अनुवर मिट्टी भी कहा जाता है। कौन सी मिट्टी कहा जाता है? अनुवर मिट्टी भी कहा जाता है। देखिए, इसमें नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी, किसकी? नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी, और सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। किसकी कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। ये मिट्टी अधिकतर कहाँ पाई जाती है? राजस्थान, हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र, पंजाब, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में किसकी है? नारियल की खेती के लिए ये अच्छी होती है। तो ये जो टॉपिक था आपका, ये ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, मिट्टी। और मैं ये आशा करता हूँ कि मिट्टी से संबंधित ये जो आपका टॉपिक था आप सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि कुछ चीज़ें फिर भी क्लियर नहीं हो पाई हैं, कोई डाउट है आप लोगों को, तो उसको हम अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उनको सॉल्व करते समय वो जो डाउट्स आपके हैं उनको क्लियर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज के पहला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ या फिर चूनेदार मृदा? तो आप सभी लोगों को पता है सबसे जो उपजाऊ मृदा है वो कौन सी है? जलोढ़ मृदा। और ये कितने परसेंट भूभाग पर पाई जाती है? 43.6% भूभाग पर पाई जाती है। भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैली है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी? तो देखिए, जो सबसे अधिक भारत के भूभाग पर पाई जाती है वो कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। यानी नदियों द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है वो कौन सी मिट्टी होती है? जलोढ़ मिट्टी होती है। गंगा घाटी में बांगर मिट्टी पाई जाती है। नदी नितल में, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर या फिर गोखुर झीलों के किनारे? देखिए, बांगर मिट्टी जो होती है वो पुरानी और सख्त होती है। मैंने आपको बता दी थोड़ी कम उपजाऊ होती है। ये कहाँ पाई जाती है? बाढ़ की जो वर्तमान सीमाएं हैं उनके ऊपर पाई जाती है। क्या होता है इन पर? जो बाढ़ के समय जो जल नहीं पहुंच पाता है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और जो खादर मिट्टी होती है वो क्या होती है? हर साल जब नदियों में बाढ़ आती है तो उनके द्वारा बहाकर लाई जाती है। काली मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इन्हें रेगुर रेगुड़ के नाम से जाना जाता है। इनमें लोहा, चूना, कैल्शियम और पोटास की प्रचुरता होती है। बताइए। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो काली मिट्टी होती है उसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो जो पहला स्टेटमेंट है सही है, और इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम और पोटाश की अधिकता होती है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्न मिट्टियों में कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टियां, लेटराइट मिट्टियां, लाल मिट्टियां या फिर रेगुर मिट्टियां। देखिए, जो रेगुर मिट्टी होती है जिसे हम काली मिट्टी भी कहते हैं, इसका जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? बेसाल्ट लावा, यानी बेसाल्ट जो चट्टानें होती हैं उनके अपक्षय के कारण इनका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है।
फर्स्ट स्टेटमेंट है, काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। बिल्कुल सही है। काली मिट्टी को क्या कहते हैं? रेगुर कहते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से परिपक्व मिट्टी होती है। बिल्कुल सही है। काली मिट्टी में आर्द्रता, नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है। बिल्कुल सही है। लेकिन काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ये बिल्कुल गलत है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कथन और कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो किससे संबंधित है? कथन और कारण। कथन दिया गया है और उसका कारण बताया गया। कथन कह रहा है काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। बिल्कुल सही है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, आप सभी को पता है। इसमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। जैव जो तत्व होते हैं वो प्रचुर मात्रा में नहीं होते हैं। क्लियर है? तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक सकती है? ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर लेटराइट मिट्टी। देखिए, काली मिट्टी जो होती है उसको सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। इसको क्या कहते हैं? इस मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? मैंने आपको बताया था स्वतः जुताई वाली मिट्टी, क्योंकि इसमें नमी को रोकने की क्षमता अधिक होती है। नेक्स्ट है भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आप सभी को पता है कौन सी उपयुक्त है? रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है। कपास की फसल, धान की फसल, गन्ने की फसल या फिर गेहूं की फसल। तो देखिए, जो काली मिट्टी है वो सबसे अधिक उपयुक्त किसके लिए है? कपास की खेती के लिए। भारत में काली मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या कह रहा है? कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है विकास बेसाल्ट चट्टान पर हुआ। इसका जो विकास है काली मिट्टी का, ये बेसाल्ट चट्टानों पर हुआ है। महाराष्ट्र में यह मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है। जैविक पदार्थ में संपन्न परंतु लोहे में विपन्न है, यानी कि ये इनमें जो जैविक पदार्थ हैं उसकी अधिकता और लोहे की कमी होती है। इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। बताइए। देखिए, तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा कथन सही नहीं है? जो सी जो ऑप्शन है हमारा, जैविक पदार्थों की अधिकता, ये वाला जो है इसमें जैविक पदार्थों की अधिकता नहीं होती है। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है लावा मिट्टी पाई जाती है। लावा मिट्टी पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? छत्तीसगढ़ मैदान में, सरयू पार मैदान में, मालवा पठार में या फिर शिलोंग पठार में। बताइए, ये जो लावा मिट्टी है ये कहाँ पाई जाती है? तो देखिए, ज्वालामुखी द्वारा निकले लावा से बनी मिट्टी को लावा मिट्टी या कपासी मिट्टी या काली मिट्टी या फिर रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। कितने नामों से जाना जाता है? लावा मिट्टी, कपासी मिट्टी, काली मिट्टी या फिर रेगुर मिट्टी। और इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश के मालवा पठार, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। याद रखिए, कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश के मालवा पठार, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मालवा पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंडकारण्य क्षेत्र में मुख्यतः पाई जाती है। ऑप्शन है काली मिट्टियां, जलोढ़ मिट्टियां, लेटराइट मिट्टियां या फिर लाल और पीली मिट्टियां। देखिए, जो दंडकारण्य क्षेत्र है, दंडकारण्य क्षेत्र जिसको आपने यदि अगर रामायण इत्यादि पढ़ी है तो आपने सुना होगा कि भगवान श्री राम कहाँ गए थे? दंडकारण्य वन में भी गए थे। तो ये क्षेत्र कहाँ पड़ता है? इसका विस्तार कहाँ तक है? तो इसका विस्तार छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ कहाँ है दंडकारण्य क्षेत्र का विस्तार? छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। और यहाँ पर कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? यहाँ पर सर्वाधिक लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। तो जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में कौन लेटराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? बताइए। स्टेटमेंट दे रखा है ये आर्द्र एवं प्रदेशों में पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। कहाँ पाई जाती है? आर्द्र क्षेत्रों में। ये बहुत ही अपक्षलित मिट्टियां हैं। बिल्कुल सही है।
इनकी उर्वरता कम होती है, जो लेटराइट मिट्टी है इसकी उर्वरता कम होती है। तो नेक्स्ट कह रहा है इसमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए इसमें चूना प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है, तो जो स्टेटमेंट डी है वो गलत है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनवर्ग होता जा रहा है। तो मैंने आपको बताया कौन सा है, लोहे की अधिकता के कारण जो लेटराइट मिट्टी है वो अनुपजाऊ हो रही है। तो जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है भारत में लेटराइट मिट्टी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है। आप लोग जब भी एग्जाम देने जाएंगे जो क्वेश्चन है उसमें पढ़कर ये अंडरलाइन जरूर कर लेंगे, उसमें क्या कहता है कभी सत्य है या सत्य नहीं है। इन चीज़ों में आपसे प्रश्न आते हुए भी गलतियां हो जाती है, तो आप लोग क्या करना है जब भी एग्जाम हॉल में जाएंगे तो इन चीज़ों को अंडरलाइन कर लेंगे। तो स्टेटमेंट कह रहा है इन मिट्टियों का प्रथम बार अध्ययन वुकानन द्वारा किया गया था। ये मौसमी वर्षा वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की विशिष्ट मिट्टियां हैं। ये लोहांश में विपन्न परंतु नाइट्रोजन में संपन्न है, यानी इसमें लोहा है उसकी अधिक कमी परंतु नाइट्रोजन की अधिकता होती है। और ऑप्शन डी है सह्याद्री एवं पूर्वी घाट के शिखरों पर इनका पूर्ण विकास हुआ है। तो देखिए जो इसमें क्या बोल रहा है सत्य नहीं है, तो जो सी है ऑप्शन वह सत्य नहीं, क्योंकि इसमें लोहे की कमी नहीं होती है, इसमें लोहे की अधिकता होती है जिसके कारण ये क्या होता है ये मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। लेकिन जो नाइट्रोजन में समृद्धता बता रहा है तो नाइट्रोजन की संपन्नता नहीं अधिकता नहीं होती है, वहां पर क्या होता है नाइट्रोजन की कमी होती है। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है लेटराइट मिट्टियों का प्रधान क्षेत्र है, यानी कि लेटराइट मिट्टियों का विस्तार कहाँ पर अधिक है। तो आप सभी को मालूम है कि भारत में मालाबार तटीय प्रदेश, महाराष्ट्र के पूर्वी भाग, पश्चिम घाट, कर्नाटक और असम में लेटराइट मिट्टी का विस्तार है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ मिट्टी दी गई है और दूसरे तरफ जो राज्य हैं जिनमें ये पाई जाती है उसके बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट बताया गया है जलोढ़ मिट्टी, उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही है। जलोढ़ मिट्टी की अधिकता कहाँ है, उत्तर प्रदेश। काली मिट्टी, महाराष्ट्र, बिल्कुल सही है। लेटराइट मिट्टी, बिहार, नहीं, लेटराइट मिट्टी बिहार में नहीं पाई जाती, ये कहाँ पाई जाती है, केरल पाई जाती है, केरल इत्यादि में पाई जाती है। दूसरा बोल रहा है लाल मिट्टी, तमिलनाडु, ये भी सही है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने वाला है। सूची 1 में क्या दिया गया है, मिट्टी दी गई है, और सूची 2 में राज्य दिया गया है। अब हमें ये बताना क्या है कि जलोढ़ मिट्टी की अधिकता कहाँ पाई जाती है, काली मिट्टी की किस राज्य में है, लाल मिट्टी की अधिकता किस राज्य में, और मरुस्थलीय मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है। तो देखिए जलोढ़ मिट्टी आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश, काली मिट्टी महाराष्ट्र, काली मिट्टी कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद लाल मिट्टी कहाँ हो जाएगा, लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश, और जो मरुस्थलीय मिट्टी है आप सभी को पता है जो राजस्थान में हो जाएगा, क्योंकि जो रेगिस्तान इत्यादि हैं वो कहाँ है, राजस्थान में है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यूरिया के लगातार प्रयोग से मृदा बन जाती है। कैसी बन जाती है, निष्प्रभावी, अम्लीय, क्षारीय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यूरिया के लगातार प्रयोग से मृदा की प्रकृति कैसी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। साथ ही यूरिया जमीन में रिस जाता है, क्या है, इसके अंदर चला जाता है, जिससे क्या होता है नाइट्रोजन के साथ मिलकर नाइट्रोसोमाइन बनाता है। क्या करता है, नाइट्रोजन के साथ मिलकर ये यूरिया नाइट्रोसोमाइन बनाता है, जिससे दूषित पानी पीने से कैंसर और रसोलिया जैसी बीमारी हो जाती है। क्लियर है। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। ऑप्शन है तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश। हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। देखिए भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। ऑप्शन है गुजरात राज्य में, हरियाणा राज्य में, पंजाब राज्य में या फिर उत्तर प्रदेश में।
देखिए जो सबसे ज्यादा क्षारीय मृदा है वो कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम है। देखिए ये मैंने आपको बताया था किस प्रकार जो एब्जॉर्ब करती है पानी को, तो किस हिसाब से करती है, जिसके जितने जो कण होते हैं जितने बारीक होंगे जितने छोटे होंगे उतनी ज्यादा करेगी। तो सबसे पहले क्या करता है? मृतिका करती है, फिर गाद, फिर बालू। पहले कौन? मृतिका, फिर गाद, फिर बालू। नेक्स्ट है टी यानी ह्यूमस में निम्नलिखित तत्वों में से किसकी प्रतिशतता सर्वाधिक होगी? ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन। तो देखिए आप सभी को पता है मैंने क्या बताया था, जो ये ह्यूमस होता है ये किससे बनता है? क्या होता है? ये कार्बन तत्व होते हैं। ये क्या होते हैं? कार्बन तत्व होते हैं। क्लियर है? और इसमें क्या है, इसमें कार्बन का जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? 40 से 50% तक होती है। कितनी होती है? 40 से 50% तक होती है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन यानी इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है? मालवा पठार, उत्तर प्रदेश तराई, आंध्र तटीय क्षेत्र या फिर चंबल घाटी? बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। देखिए तो जो मृदा अपरदन है सबसे ज्यादा इरोजन कहां पर होता है? ये भारत के चंबल घाटी का क्षेत्र जो है, कहां का? चंबल घाटी के क्षेत्र में सबसे अधिक मृदा अपरदन होता है। क्लियर है? तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह क्या है? ऑप्शन है तांबा, लोहा, मैग्नीज या फिर जस्ता। बताइए भारतीय मृदा है उसमें किन सूक्ष्म तत्वों की सर्वाधिक कमी है? तांबा की, लोहा की, मैग्नीज की या फिर जस्ता की? तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जस्ता की। देखिए जस्ता क्या करता है? ये फसलों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और इसका फसलों का जो है तेजी से विकास करता है। नेक्स्ट है ह्यूमस उदाहरण है। ह्यूमस किसका उदाहरण है? बताइए। देखिए ऑप्शन है मृदा संरचना का, क्रिस्टेलाइड का, जैविक कोलाइड का या उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए तो ह्यूमस क्या है मैंने आपको बताया, कार्बनिक पदार्थों को क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। इनकी मात्रा कितनी होती है? 40 से 50%। कार्बन की कितनी मात्रा होती है? 40 से 50%। अच्छा इस ह्यूमस का निर्माण कैसे होता है? तो याद कीजिए मैंने आपको दूसरी स्लाइड में बताया था कि इस ह्यूमस का निर्माण विभिन्न पादप जीव जंतु के अपशिष्टों के विक्षेपण द्वारा होता है। किससे होता है? पादप जीव जंतु इनके सबके विक्षेपण के द्वारा होता है। क्लियर है? तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैविक कोलाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, हमें क्या पूछा गया है? जो सुमेलित नहीं है। पहला जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश, बिल्कुल इसकी अधिकता है यहाँ पर। रेगुर मिट्टी महाराष्ट्र, बिल्कुल सही है, यहाँ पर होती है, कपास के लिए अच्छी होती है। लेटराइट मिट्टी पंजाब, लेटराइट मिट्टी पंजाब में नहीं पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? केरल, असम, महाराष्ट्र इत्यादि में, महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? केरल, असम और महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाई जाती है। लाल और पीली तो अभी मैंने आपको बताया दंडकारण्य वन का जो क्षेत्र है वहां पर पाई जाती है। लोहे की अधिकता होती है यानी छत्तीसगढ़, ये भी सही है। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित है? देखिए जो राइट है इसमें से स्टेटमेंट उसके बारे में बताना है हमको। जलोढ़ मिट्टी नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की अधिकता, गलत। लाल मिट्टी अत्यधिक निक्षालन, बिल्कुल सही है। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कथन और कारण वाला प्रश्न है। कौन सा है? कथन और कारण वाला। कथन कह रहा है मिट्टी की प्रजातियों में से मृतिका अधिकतम जल धारण करती है, बिल्कुल सही है। अभी मैंने आपको बताया मृतिका क्या करता है? अधिक जल धारण करता है। तो जो हमारा कथन है वो सही हो जाएगा। कारण बता रहा है मृतिका में रंध्रावकाश बड़े आकार में पाए जाते हैं, यानी कि जो मृतिका के जो कण होते हैं उनके अंदर जो छेद होते हैं, सूक्ष्म छिद्र होते हैं, वो आकार में बड़े होते हैं। देखिए तो जो कारण बता रहा है ये गलत है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। क्लियर है? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मैं आशा करता हूं कि इस मिट्टी से संबंधित जो ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण टॉपिक था वो आप लोगों को अच्छे से कंठस्थ हो गया होगा। यदि नहीं हुआ है, कुछ डाउट है, तो आप एक बार इस वीडियो को दोबारा से रिवाइज करके देख लेना, तो आपको चीजें बेहतर ढंग से याद हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू।